गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ लक्ष्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा दिया था और अब तक मैंने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा दिया है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 आप सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए और जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, हम आज कंटिन्यू करते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ। तो हमने पिछली बार देख लिया था अपने 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। इसमें 2 वर्ड्स को ध्यान दीजिए। पहला है संबंध और ये इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, ठीक। इंटर रिलेशनशिप संबंध, बस इस वर्ड को देखिए। तो ये प्रिंसिपल कहना ये चाहता है, ये प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या संबंध दिखाना चाहता है। संबंध, किन चीज़ों में संबंध दिखाना चाहता है। हमने पढ़े थे विकास के 4 प्रकार, हमने डोमेन्स पढ़े थे डेवलपमेंट के 4। और क्या डोमेन्स थे, कौन से 4 डोमेन्स थे। पहला था फिजिकल यानी कि शारीरिक। दूसरा हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, ठीक है। संज्ञानात्मक, ठीक। फिर हमने पढ़ा था सोशल यानी कि सामाजिक, ठीक, सामाजिक। फिर हमने पढ़ा था इमोशनल, ठीक, यानी कि इसमें हम अपनी भावनाओं की बातें करते हैं, ठीक। तो हमने पढ़े थे कि जो प्रकार होते हैं विकास के, वो 4 होते हैं। फिजिकल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, सोशल, इमोशनल, जिसको हम PCSE से बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या बोला, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप यानी अंतर संबंध का सिद्धांत, किसके बीच में, इन 4 प्रकारों के बीच में संबंध होना चाहिए, ठीक है। इन 4 प्रकार के बीच में संबंध होना चाहिए। देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगर एक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो बाकी बचे हुए 3 ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाते हैं। अगर एक भी अफेक्टेड होता है तो फ्रेंड्स बाकी बचे हुए ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाते हैं। कैसे, ठीक है, कैसे अब ये समझते हैं। तो मैं आप सबको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कल मेरा पेपर है, ठीक है। मुझे बहुत तेज फीवर है। अब मेरे सर में हो गया सर दर्द स्टार्ट और मुझे पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा, रत्ती भर नहीं मन कर रहा कि मैं पढ़ लूँ। अब क्या, किसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक वो टॉपिक देख लिया कि चलो किसी तरह पास हो जाए। नेक्स्ट डे मैं गई पेपर देने, पेपर मैंने दिया और रिज़ल्ट आया, मैं फेल हो गई, ठीक है। रिज़ल्ट आया, मैं फेल हो गई, मेरी हो गई इमेज ख़राब, सबकी नज़रों में मैं गिर गई कि अरे ये तो बस फेलियर है, इसका कुछ होने वाला है नहीं। अब मेरी इमेज किसके सामने ख़राब हुई, मेरी फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने और टीचर्स के सामने, ठीक। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया कि मुझे हो गया था फीवर, यानी कि मैं फिजिकली अफेक्टेड हो गई थी, शारीरिक रूप से बीमार हो गई थी। फीवर होने की वजह से मेरे सर में सरदर्द स्टार्ट हो गया, यानी कि मुझे क्या हो गया, सरदर्द, हेडेक हो गया, ठीक है। मुझे हेडेक हो गया, सरदर्द, हेडेक हो गया। अब बुखार की वजह से मुझे हेडेक हो गया। अब हेडेक की वजह से मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, ठीक है। मन नहीं कर रहा था, ठीक है।
मन नहीं कर रहा था ठीक पढ़ने का। फिर क्या हुआ, जिसकी वजह से मैं फेल हो गई और मेरी इमेज खराब हो गई। क्या हो गई, इमेज खराब हो गई। किसके सामने खराब हो गई, फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने, टीचर्स के सामने। तो फ्रेंड्स ये क्या देखा हमने, सिर्फ मैं शारीरिक रूप से प्रभावित थी। सबसे पहले सिर्फ मैं शारीरिक रूप से प्रभावित थी, यानी मुझे बस बुखार था। सोचिए बुखार की वजह से मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई। मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया, मेरा पढ़ने का 0% नहीं मन किया, और उसके बाद फाइनली मेरी इमेज ख़राब हो गई क्योंकि मैं फेल हो गई। तो इससे हमने क्या देखा कि मेरे एक चीज़ पे प्रभाव पड़ने से बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रभावित हो गई। सिर्फ फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से मैं प्रभावित थी। आई वॉज ओनली अफेक्टेड विद ए फिजिकल डोमेन। ठीक है, मैं सिर्फ फिजिकल डोमेन से अफेक्टेड थी, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ों से मैं अफेक्टेड हो गई। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इन सब में क्या है, रिलेशनशिप है। ये सब अंतर संबंधित है, ये सब ऑटोमेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो बाकी सब अपने आप प्रभावित हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था हम लोग का पहला प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ इसमें जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी तरह से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप सबको डाउट लगता है कि मुझे नहीं आया समझ में, तो प्लीज़ आप एक बार दोबारा कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें कि मैम आप ये प्रिंसिपल समझा दीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, एकीकरण का सिद्धांत। अब हम समझते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत क्या है। इसमें भी हम दो वर्ड की तरफ फोकस करेंगे। दो के एक ही है, इंग्लिश हिंदी करके है, ठीक है। दो वर्ड की तरफ देखते हैं, इंटीग्रेशन और एकीकरण। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इशारा किस तरफ कर रहा है, समझाना क्या चाहता है, ठीक है। तो मैं इस प्रिंसिपल को आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाते हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा पाँव एक्टिव है, सिर्फ मेरा पाँव काम कर रहा है और हाथ नहीं कर रहा, आँखें नहीं कर रहा, पूरी बॉडी नहीं कर रही? क्या आप कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा पाँव एक्टिव है, या फिर सिर्फ मेरा हाथ एक्टिव है, पाँव एक्टिव नहीं है, या सिर्फ मेरी आँखें एक्टिव है, पाँव एक्टिव नहीं है? क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि साइकिल सिर्फ मेरा पाँव चलाता है, बाकी हाथ आँख सब तो कुछ भी नहीं कर, सब के सब नकारे हैं, सब नल्ले हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप साइकिल चला रहे तो सिर्फ आपका पाँव एक्टिव हो, आपकी पूरी बॉडी पार्ट एक्टिव है। क्या है? पूरी बॉडी पार्ट एक्टिव है। क्या? पार्ट, ठीक है। जब वो मिल के एज अ होल काम करते, एज अ होल, हाथ, पाँव, आँखें, पीठ सब मिल के एज अ होल काम करते। क्या? जब बॉडी पार्ट एज अ होल यानी कि जब वो एकीकृत होके काम करते हैं सब के सब, तब जाके हम साइकिल चला पाते हैं, ठीक है। जब हमारी पूरी बॉडी पार्ट एज अ होल काम करता है, एज अ होल यानी कि एकीकृत होके, तब हमसे हमारी साइकिल चलती है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे पार्ट से होल, ठीक है। यानी कि पार्ट मतलब हमारी बॉडी पार्ट, हर एक पार्ट, बॉडी पार्ट, ठीक है। इसके अंदर हम कह सकते हैं हमारा लेग्स हो गया, हमारी आईज हो गई, ठीक है, हमारे हैंड्स हो गए। ये अलग अलग पार्ट है ना, ये सब मिलके एकीकृत होके काम कर रहे हैं, तब जाके हम साइकिल चला पा रहे हैं। इसी तरह जो विकास के प्रकार हैं, जब वो एकीकृत होके काम करेंगे
तब हमारा विकास होगा। जब सारे के सारे विकास के प्रकार यानी कि पार्ट से होल एकीकृत होकर काम करेंगे तो हमारा विकास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मुझे लगता है इसमें भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, आइए प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, प्रीडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन यानी कि पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम खुद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रिंसिपल समझाना क्या चाहता है। ठीक है, हम बुक में तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन जब तक हम अपना खुद का माइंड नहीं दौड़ाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिर से हम दो शब्द पकड़ने की कोशिश करते हैं, दो शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। प्रेडिक्शन, इंग्लिश वाले प्रेडिक्शन को पकड़े और हिंदी वाले पूर्वानुमान को पकड़े। ठीक है, अब प्रेडिक्शन मतलब और पूर्वानुमान क्या मतलब ये कि हम समय से पहले किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। समय से पहले हम किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, आकलन लगाते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे नहीं होता है कि कोई, जैसे अक्सर पेरेंट्स लोग कहते हैं कि तुम्हारे लक्षण अभी से दिख रहे हैं कि तुम किस रास्ते निकलोगे, तुम्हारे लक्षण अभी से दिख रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, पर अभी से लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये किस रास्ते में जाएगा। ठीक है, जैसे हम स्कूल में होते तो कई बार होता क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, फुटबॉल खूब अच्छा खेलेंगे, बैडमिंटन खूब अच्छा खेलेंगे, बास्केटबॉल खूब अच्छा खेलेंगे। ठीक है, तुमको टीचर्स क्या कहते हैं, हाँ तुम बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बनोगे, कहते हैं कि नहीं कहते। और कुछ बच्चे जो होते हैं साइंस में अच्छे होते हैं, मैथ्स में अच्छे होते हैं, तुमको क्या बोलते हैं, ये लड़का तो पक्का IIT क्रैक करेगा, JEE क्रैक करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं, वो पहले से प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये किस रास्ते जाएगा। ठीक है, ये बच्चा किस रास्ते जाएगा। हाँ, अब तो स्कूल में तो होते हैं कुछ बच्चे इतने शैतान रहते हैं कि सबके नाक में दम कर देते हैं। पेरेंट्स और टीचर सबसे पहले बोलते हैं यार तुम्हारे लक्षण किसी लायक के नहीं, तुम कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। क्या वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो पूर्वानुमान लगा रहे हैं। किस चीज़ को देख के, अभी की हरकतों को देख के। जैसे कोई बच्चा होता है, उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, हाँ ये बच्चा तो 6 फीट से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये हमने क्या किया, हमने पूर्वानुमान लगाया उसके करंट के विकास को देख के। करंट में उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसकी जो हाइट है 6 फीट से आगे जाएगी। तो हमने क्या किया, अनुमान लगाया। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, जिसमें हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं या प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये इसका विकास, बच्चे का विकास कितना आगे जाएगा, कितना आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड ये थी आज की तीन यानी कि टोटल मिला के 8 प्रिंसिपल्स हो गए हैं। अब बचे हुए 2 प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वो भी प्रिंसिपल्स कंप्लीट करने के बाद मैं आपको MCQ सॉल्व कराऊंगी एग्ज़ाम बेस्ड, कि जिससे आपको कुछ आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी लगाना बहुत ज़रूरी है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप जितना सके प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।